कड़ाके की सर्दी थी। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी और तेज ठंडी हवा पेड़ों की शाखों को झकझोर रही थी। एक घना जंगल जहाँ दूर दूर तक कोई पक्के घर नहीं थे, वहीं एक बड़े पुराने पेड़ के तने में बना एक छोटा सा घर था। इसी घर में रहते थे रघु, उसकी पत्नी सुगना और उनका 5 साल का बेटा छोटू। पेड़ का घर बहुत छोटा था, लेकिन यही उनकी दुनिया थी। उनके पास कुछ फटे पुराने कंबल थे जो ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं थे। रघु का जीवन कठिन था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां बटोरता और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम करता। माँ, ये तो बहुत कम रोटी थी, मेरा तो इससे बिल्कुल भी पेट नहीं भरा। मुझे एक और रोटी दे दो ना मेरी प्यारी माँ। बेटा, घर में और आटा नहीं है। ये आखिरी रोटी बची थी जिसे मैंने तुझे खिला दिया और खुद बस थोड़ा सा खा लिया। मुझे पता है तू बहुत भूखा है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। इस साल ठंड बहुत जल्दी आ गई थी और लकड़ियों की इतनी कमी हो गई थी कि अब उन्हें खुद जलाने के लिए भी मुश्किल से मिल रही थी। रात का वक्त था। तेज ठंडी हवा घर के छोटे से दरवाजे से अंदर आ रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ और पैर सुन्न हो गए। हाय मेरा लाल बेटा, तुम फिक्र मत करो। देखो, ये मेरी पुरानी साड़ी है, इसे लपेट लो, फिर तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगेगी। सुनो रघु, अब बहुत हो गया, अब तुम्हें कुछ करना ही होगा। अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो ये ठंड हमारी जान ले लेगी। हाँ सुगना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें अब कुछ करना ही होगा। कल हम बड़े सेठ के पास मदद मांगने चलेंगे। हो सकता है शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। लेकिन समस्या ये थी कि जंगल के आसपास जो लोग रहते थे वो ज्यादातर अमीर और घमंडी थे। गरीबों से कोई सहानुभूति नहीं रखता था, पर कोई चारा भी नहीं था। अगली सुबह रघु अपनी पत्नी सुगना और बेटे छोटू के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। उनके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पलें तक नहीं थीं और भूख से हालत खराब थी। पहले वे गांव के सबसे बड़े जमींदार रामलाल के घर गए। वहां एक बड़ा अलाव जल रहा था और नौकर चाकर आग के पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। रघु, सेठ जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में न खाने को कुछ है, न जलाने के लिए लकड़ियां। कृपा करके हमारी कुछ मदद कर दीजिए। रामलाल ने घूरकर रघु को देखा और फिर हंस पड़ा। रघु, तुम हर बार मदद मांगने क्यों चले आते हो? मेहनत करके कमाने के बजाय भीख मांगना आसान लगता है। सेठ जी, हम भी मेहनत ही करते हैं, लेकिन इस ठंड ने सब मुश्किल कर दिया है। हमारा छोटू ठंड से कांप रहा है। कृपया कुछ लकड़ियां दे दीजिए। हद होती है। अरे, इन्हें भगाओ तो यहां से। पता नहीं कहां से आ जाते हैं गरीब कहीं के। रामलाल ने गुस्से से इशारा किया और नौकरों ने रघु और उसके परिवार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। छोटू डर के मारे सुगना से चिपक गया। छोटू, माँ, ये लोग हमें धक्के मारकर भगा क्यों रहे हैं? हमने तो सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी। क्या मदद मांगना गलत है? इनके पास कितना कुछ है, फिर भी ये हमें एक रोटी और कुछ लकड़ियां तक नहीं दे सकते। हाँ बेटा, कुछ लोग अपने धन और रोटी को सिर्फ अपने लिए ही बचा कर रखते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा होने के बावजूद बांटने का दिल रखते हैं। शायद जिनसे हमने मदद मांगी उनके पास सिर्फ संपत्ति थी, लेकिन दिल में दया नहीं थी। वे हार नहीं माने और गांव के दूसरे लोगों के पास गए, पर कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। थके हारे, निराश होकर वे वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसका नाम हरिराम था। वह गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था और लकड़ियां बेचकर गुजारा करता था। हरिराम ने देखा कि रघु और उसका परिवार ठंड से कांप रहे हैं। हरिराम चिंतित होकर, अरे बेटा, तुम इस भयंकर ठंड में अपने परिवार के साथ बाहर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है? हाय रे, ये बच्चा तो ठंड से नीला पड़ रहा है। तुम लोग इस हालत में यहाँ कैसे पहुंचे? बाबा, क्या बताऊं, घर में न खाने को कुछ बचा है, न जलाने के लिए लकड़ी। छोटू ठंड से तड़प रहा था, इसलिए मदद मांगने निकले थे। हम बड़े सेठ के पास गए। सोचा था कि शायद वो दया कर देंगे, मगर उन्होंने तो हमें धक्के मारकर भगा दिया। अरे बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इंसानियत इतनी मर गई है। तुम सब अभी फिलहाल मेरे साथ मेरे घर चलो। हरिराम उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहां उसने आग जलाई और एक गठरी में से कुछ रोटियां और गुड़ निकालकर उन्हें दे दिया। सुगना भावुक होकर, बाबा, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आज आप हमें सहारा ना देते तो पता नहीं हम ये रात कैसे काटते।
इस दुनिया में अभी भी आपके जैसे नेक इंसान हैं जो गरीबों की तकलीफ समझते हैं। छोटू रोटी खाते हुए। बाबा, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं याद आखिरी बार कब इतना अच्छा खाना खाया था। मुझे बहुत भूख लगी थी। माँ कह रही थी कि घर में कुछ भी नहीं बचा, पर आपने हमें खाना दिया। आप बहुत अच्छे हो। बेटा, मुझसे भी अच्छे तो तुम्हारे बाबा हैं, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और बेटा, असली अमीरी धन से नहीं, दिल से होती है। और जिसे दूसरों की तकलीफ ना दिखे, वो कितना भी बड़ा सेठ हो, पर असल में गरीब ही होता है। रघु की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। अगले दिन हरिराम ने रघु को लकड़ी काटने का काम दिया। बदले में उसने रघु को कुछ लकड़ियां और खाना दे दिया। अब रघु रोज हरिराम के साथ मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद उसने इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर लीं कि अब उसके घर में भी अलाव जलने लगा, खाना भी आने लगा। बाबा देखो ना, अब हमारे घर में भी कितना सारा खाना है और अब हम पेट भर कर खा सकते हैं, वरना पहले तो एक रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। हाँ बेटा, जब इंसान हिम्मत नहीं हारता और ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रंग जरूर लाती है। अब देखो, पहले जो एक रोटी के लिए तरसते थे, आज तुम्हारे घर में खूब सारा खाना है। एक दिन हरिराम बहुत बीमार पड़ गया। रघु ने उसकी सेवा की, दवा दिलाई और जब तक वो ठीक नहीं हुआ उसकी देखभाल करता रहा। जब हरिराम ठीक हुआ तो उसने रघु को गले लगा लिया। हरिराम आंखों में आंसू लिए। बेटा, तुमने मेरी तकलीफ में मेरी इतनी सेवा की, इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं करता। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की और यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान होती है। तुम्हें मेरी दुआएं हैं कि तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे और तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। बाबा, ऐसा मत बोलिए। आपने भी तो मेरे बुरे दिनों में मेरा कितना साथ दिया था। जब सबने मुंह मोड़ लिया था तब आपने हमें सहारा दिया। अगर आप नहीं होते तो ना जाने हम किस हाल में होते। अब रघु को रोज काम मिलने लगा। उसने जंगल से और लकड़ियां इकट्ठी की, बेची और धीरे धीरे कुछ पैसे भी जोड़ने लगा। ठंड के दिन अब आसान हो गए थे। एक दिन वही रामलाल, जिसने रघु को भगा दिया था, हरिराम से लकड़ी खरीदने आया। सुना है हरिराम, तुम बहुत अच्छी लकड़ी बेचते हो। तुम्हारी लकड़ियों की बड़ी तारीफ सुनी है बाजार में। लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ की लकड़ी जलने में ज्यादा टिकाऊ होती है। अगर ऐसा ही है तो मैं भी तुमसे कुछ खरीदना चाहूंगा। अब लकड़ी का मालिक मैं नहीं, रघु है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह काम संभाल लिया है। अगर तुम्हें अच्छी लकड़ी चाहिए तो अब तुम उससे ही बात करो। रामलाल चौंक गया। रामलाल हैरान होकर, ये गरीब मालिक कैसे बन गया? सेठ जी, इंसान गरीब हालात से होता है, लेकिन अगर मेहनत और हौसला हो तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। रामलाल को समझ आ गया कि मेहनत और अच्छाई का फल जरूर मिलता है। उसने रघु से लकड़ियां खरीदी। अब रघु, सुगना और छोटू का जीवन पहले से बेहतर हो गया था। ठंडी रातों का सहारा अब मिल गया था। बाबा, आप घर आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बताइए ना, मेरे लिए बाहर से क्या लाए? कुछ मजेदार लाए हैं ना? हाँ बेटा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कितने सारे फल लाया हूं। तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? देखो, तुम्हारे लिए मीठे मीठे आम भी लाया हूं। अब तुम खूब मजे से खाओ मेरा प्यारा बेटा। रघु, मुझे हमेशा यकीन था कि एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे और आज वो दिन सच में आ गया। तुमने हमारी मुश्किलों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। सच में तुमने मेरे और छोटू के लिए बहुत मेहनत की है और आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मुझे तुम पर गर्व है रघु। तुम्हारी मेहनत और हौसले ने हमारे सपनों को सच कर दिया। अब हमें कोई कमी नहीं, बस हम यूं ही साथ रहें और खुश रहें। सुगना, तुम्हारे भरोसे और साथ ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं कभी हार नहीं मान सका। जब हालात बहुत मुश्किल थे तब भी तुमने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया। छोटू की मासूम हंसी और तुम्हारी उम्मीदें ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। मैंने दिन रात मेहनत की, ठोकरें खाईं, लोगों के ताने सुने, मगर कभी रुका नहीं। आज अगर हम इस मुकाम पर हैं तो ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी मेहनत और सब्र का नतीजा है। मेहनत, अच्छाई और इंसानियत। सीख: दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं
और मेहनत का फल जरूर मिलता है।